अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शज़िया रियाज़ी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक ऐसे दोहराए पे खड़ी है जहाँ एक तरफ उसे अदालतों और हुकूमत के दबाव का सामना है, तो दूसरी जानिब अंदरूनी इख्तलाफात और साबका और मौजूदा साथियों की तनकीद इसकी मुश्किलात में इजाफा कर रही है। इंसादात दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई वाक़यात के मुकदमात में उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, शेख राशिद शफीक और दीगर रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है, जिसने पार्टी के लिए कानूनी मसाइल में मजीद इजाफा कर दिया है। इसी दौरान आज अडियाला जेल के बाहर दीगर 2 बहनों के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान का कहना है कि बानी पीटीआई ने पार्टी को हिदायत दी है कि पार्लियामेंट की तमाम कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो जाए। बानी पीटीआई ने ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को हिदायत दी हैं और कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेकर इन इंतखाबात को कानूनी जवाज़ फराहम नहीं करना चाहिए। अलबत्ता पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा जो इस्तीफ़ा पेश किया उसे बानी तहरीक इंसाफ ने मंजूर नहीं किया। गुज़श्ता चंद दिनों में सूरत हाल में मजीद पेचीदगी इस वक्त पैदा हुई जब पीटीआई के हमायत याफ्ता MNA शेर अफजल मरवत ने खुलकर क़यादत पर तनकीद की। उन्होंने न सिर्फ ज़िमनी इंतखाबात के बाइकआउट को गैर मुअस्सर करार दिया, बल्कि पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात को उजागर करते हुए अलीमा खान के बेटों और पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी इल्ज़ामात आयद कर दिए। ताहम जैसे ही अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी अमल में आई, शेर अफजल मरवत ने मौक़िफ़ बदलते हुए कहा कि अब वो उनके खिलाफ मजीद बात नहीं करेंगे। उनके बयानात से ये तासुर उभरा है कि वो पार्टी के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं जो पीटीआई की कमजोरी का सबब बन सकता है। यूं एक तरफ अदालतों के सख्त फैसले और हुकूमती दबाव है, तो दूसरी जानिब पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात और रहनुमाओं की एक दूसरे के खिलाफ महाजराई पीटीआई को मजीद मुश्किलात में घेर रही है। ये सवाल शिद्दत से उभर रहा है कि क्या इमरान खान की मौजूदगी में पार्टी इस बहरान से निकलने की सलाहियत रखती है। इन मौज़ूआत समेत दीगर सियासी अमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब। शेर अफजल मरवत साहब को वेलकम करते हैं। मरवत साहब, गुज़श्ता चंद दिनों से आप खबरों में हैं, आपके मौजूदा स्टेटस के हवाले से भी काफ़ी अजम्पशंस हैं। आप खुद वाज़ेह कर दें कि इतनी तनकीद के बाद आपने क्या सोचा है? क्या आप पीटीआई की लीडरशिप से राब्ते में हैं? पीटीआई को हमेशा के लिए खैर बात कह दी है कोई, या फिर कोई वापसी की राह हमवार हो सकती है? नहीं, डिफरेंसेस मेरे तो नहीं थे, उनके थे। मैंने तो अपना दिफा किया है जी। तो दिफा करना जो है जरम है, या कोई नाकाबिल तनकीद है और कोई इतनी मुकद्दस हस्तियाँ हैं कि वो जो बोले बोले और कोई जवाब देने का किसी को नहीं है। ठीक, तो ये आपका क्या स्टेटस क्या है, जम्पशंस हैं? आप खुद वाज़ेह कर दें कि इनकी इतनी तनकीद के बाद क्या अभी भी आप पीटीआई में हैं? देखिए, मैं पीटीआई में मेरा होना ना होना कोई माना ही नहीं रखता है। मुझे पार्टियों की ज़रूरत ही नहीं है। मैं खान के साथ हूँ, बाकी अपने खातिर जमा रखें। क्योंकि ऑब्वियसली वापसी की कोई राह आपके ख्याल में क्या हमवार हो सकती है, या दूसरी जमातों से कोई राब्ते में है? नहीं, वापसी जो है अगर किसी को ज़रूरत है मुझसे बात करेंगे। पहले हिसाब होगा कि मैं गलत हूँ या मेरे साथ जो रवा रखा गया सलूक है वो गलत था और क्यों ऐसा सलूक किया गया। ये हिसाब किताब के बाद अगर मेरी मर्जी हुई तो मैं अपनी मर्जी से दोबारा पार्टी में जाऊंगा, मेरी मर्जी नहीं हुई है तो मैं इधर ही ठीक हूँ। ठीक, क्या किसी और सियासी जमातों ने भी आपसे रब्ता किया है, ऑफर की कि आप हमारी पार्टी में आ जाए? जी, राब्ते तो मुसलसल हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, तो कोई सोच भी रहे, सोच विचार कर रहे हैं किस जमात से राब्ते हुए? सोच विचार तब करूंगा ना जब यहाँ से अलविदा कह दूं, जिस वक़्त मेरा सब्र जवाब दे, जिस वक़्त जो है मैं समझ लूं कि अब इनका इरादा नहीं है खान को छुड़ाने का और इनका इरादा नहीं है पीटीआई को इन सऊबतों से निजात दिलाने का और इनका इरादा नहीं है कोई तहरीक चलाने का। फिर जो है जब मैं इस हवाले से मुकम्मल नाउमीद हो जाऊँ तो मैं अल-ऐलान कह दूँगा। निकाला तो इन्होंने ना, वो नाता ताल्लुक़ रिश्ता तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन मेरी अपनी आया हैं या खान के साथ लगाव कह लें या वर्कर के साथ वो वादे वईद हैं जिन्होंने कहा था खान को छोड़ना नहीं है। और इसी वजह से मैं आज तक
इस पोजीशन में हूँ। मतलब आप खान के साथ हैं, कोई किसी और सियासी जमात में नहीं जाएंगे जब तक आपको खान साहब नहीं कुछ कहते? नहीं, खान साहब से जब तक मेरी मुलाकात नहीं होती है, आमने सामने बात होगी, ठीक, ये मैं बारहा कह चुका हूँ कि हिसाब किताब होगा। अगर मैं गलती पर हुआ, मैंने कोई ज्यादती की है, मुझसे कोई ब्लंडर्स हुए हैं, तो मैं खुल के आ जाऊंगा कि जनाब ये किया है और इसकी मैं माजरत मांगता हूँ। लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं किए, बदनीयती पर, हसद की वजह से तो क्या? और मेरी तमाम कुर्बानी और खिदमात को जो हैं उनको बालाताक रख के मेरे साथ इंतहाई घटिया रवैया रवा रखा गया है, आज तक बयानात आ रहे हैं। तो लिहाजा ये कोई खातिर जमा रखें कि मार भी खाएं, जेलों में भी जाएं, तकालीफ भी उठाएं, पार्टी को खड़ा भी करें और ऊपर से गालियां भी सहें, ये नहीं हो सकता है। वो तो सर नज़र भी आ रहा है, इतनी ज़्यादा इख्तलाफात हैं। अभी सलमान अकरम रजा साहब ने भी रिसेंटली इस्तीफ़े की बात की, उन्होंने कहा, लेकिन अभी आ रहा है कि खान साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया उनका इस्तीफ़ा। आपने भी माजी में सबसे ज़्यादा तनकीद की सलमान अकरम राजा पर, एक दूसरे के खिलाफ आप दोनों ने बल्कि बयानबाजी की, बाकायदा मीडिया पर करते रहे। आपने ये भी कहा कि सलमान अकरम राजा पार्टी आइन के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल बन नहीं सकते, अब वो भी पार्टी से अलग होना चाहते हैं। आपके पास पार्टी के अंदरूनी मामलात के हवाले से क्या खबर है? आखिर क्यों अचानक इस्तीफे तक बात आ गई? देखिए, आपने पहले कहा कि जी आपने वर्करों पे तनकीद की, खान की बहनों पे तनकीद की, सलमान अकरम राजा पे तनकीद की। आप क्यों भूल जाती हैं कि सबसे पहले इन लोगों ने मुझ पे तनकीद की है, मैंने तो अपना दिफा किया है। अभी भी आप कह रही हैं सलमान नहीं, मैंने तो सर ये कहा कि आप दोनों ने एक दूसरे पे, उन्होंने भी की आप पे तनकीद, आपने भी खुल के मीडिया पे। दोनों नहीं, आप हमेशा देखिए, लोगों को ये इंसाफ करना चाहिए, जरा थोड़ा सा तारीख के पन्नों में देखें ना कि किसने पहले अटैक किया है और क्यों किया है। यानी आप अगर एक पार्टी में, मैं आपको मिसाल दूं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में अगर ख्वाजा साद रफ़ी की मिसाल ले ले या ख्वाजा आसिफ साहब की मिसाल ले ले, तो अगर मियां नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान का कोई फ़र्द उन पे अटैक करता है, उनको एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट तो जैसे अल्फाज इस्तेमाल करता है, तो आप ये बताएं ना कि वो खामोश रहेंगे? कोई पर्सनल अटैक्स की तो कोई गुंजाइश होनी भी नहीं चाहिए, ना ही एक्सेप्टेबल है। तो जब ये पर्सनल अटैक ही मुझ पर हुए हैं तो मैं चीखा हूँ। लोग क्यों भूल जाते हैं ये बयानात को? जो लोग 9 मई के बाद मेरे साथ निकले थे या खान के लिए निकले थे, उनका कोई पूछे ना उनका क्या असर हुआ है, कहाँ पे हैं? उन तमाम को चुन चुन के मनासिब से हटाया गया है। तो लिहाजा मुबारक को लूली, अपाइज और लंगड़ी पीटीआई बना दी है। बल्कि मैं अगर कहूँ ना, पहले ज़माने में वो ये एक इंसानों में या अल्लाह की मखलूक़ात में 3 मखलूक़ात तो मशहूर है, अब तो 4 हो गई है। एक होते हैं मर्द, एक होते हैं ख़वातीन और एक होते हैं जो ट्रांसजेंडर हैं। और इसके बाद चौथी मखलूक ये नज़र आई है जिन्होंने अब पीटीआई का ये असर कर दिया है। बरवत साहब, हमारे प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब आए हुए थे, तो वो कह रहे थे कि अगर मैंने उनसे पूछा कि आपको तो रिहाई मिल गई, तो आपके साथ बाकी जो थे वर्कर्स उनको नहीं मिली, तो वो कहते कि उन्होंने शायद अपना केस उस तरह से डिफेंड नहीं किया, उस तरह से लड़ा नहीं गया जिस तरह से मैंने ये केस लड़ा है, तो इस वजह से मुझे रिलीफ मिला है। देखिए, फवाद चौधरी साहब भी उतने ही बेगुनाह हैं जितने और है। अब ये इन लोगों का इस बुनियाद पे मजाक उड़ाना कि आप बरी हो गए, जो बेगुनाह बरी हो गए उनको, उनकी बरियत उनके लिए गाली नहीं बननी चाहिए। और जो बेगुनाह कैद हो गए या सजायाब हुए, वो ये नहीं कह सकते। क्रिटिसिज्म इस वजह से होता है ना कि सेम केस हो, फिर सेम गवाह पे पेश किए गए हो, लेकिन फिर कुछ लोग रिहा हो जाए और कुछ लोग रिहा ना हो, तो फिर यहाँ पे क्रिटिसिज्म आ जाता है। इसलिए नाकदीन थोड़ा क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसिज्म तो ये जितने 9 मई के केसेस हैं ना, आप देखें ना, फैसलाबाद में जो केस हुआ ये राना सनाउल्लाह साहब के इस पे, हाँ जी, तो इसमें जो फैसलाबाद में पीटीआई के जो फेडरल मिनिस्टर थे, जो बाद में पीटीआई छोड़ गए, वो नौजवान जो थे, मेरे जहन से उनका नाम निकल गया, वो तो प्रिंसिपल एक्यूज थे, सिरे से उनको मुल्जिम ही नहीं बनाया।
ये जो जनाब, उसमें कितने मुल्जिमान थे जिन्होंने पीटीआई छोड़ी, वो जनाब अली कहीं गिरफ्तार ही नहीं हुए। तो लिहाजा केसेस जो हैं वो तो अव्वल रोज से बदनीयती पर मबनी है। और हाँ, एक बात आपकी दुरुस्त है कि कुछ लोगों के लिए सेम चार्ज पे, सेम वाक़यात पे और शवाहिद पे एक उसी अदालत का दूसरे नतीजे पे पहुंचना, मेरा ख्याल है कि ये भी एक बड़ा जवाब फराहम करता है उन लोगों को अपील में जिनको सजाएं दी गई है। ये केसेस उस दिन तमाम केसेस 9 मई के कानूनी तौर पे उनकी बेखनी हुई, जिस दिन एक मुल्जिम को इन्होंने शक का फायदा दे के खुद ही बरी कर दिया। तो लिहाजा जितने लोग बरी हुए हैं, यानी बरी से मुराद ये डिस्चार्ज किया, वो केसेस उस दिन से खराब हुए पड़े हैं। कोई भी अदालत जो है उन इनहेरेंट कमजोरियों को ठीक नहीं कर सकती है। अब इंसाफ नहीं है, केस लगते नहीं है, वरना जिस दिन ये किसी अच्छे बेंच के सामने आए, ये एक दिन में उड़ जाएंगे ये तमाम फैसले। बिल्कुल, तो ये अपना केस खुद ही इसको वीक कर रहे हैं इस तरह की चीजें करके, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं किस सलीमा खान साहिबा के दोनों बेटों को गिरफ्तार करके 2 साल बाद, तो सर ये केस को अपने ही 9 मई के केस को इन्होंने वीक कर दिया ना। सवाल तो उठेंगे ना, 2 साल बाद क्यों याद आया उनको गिरफ्तार करना। आप पे भी वैसे क्रिटिसिज्म होता है, फिर आप कहेंगे कि मुझे ही ब्लेम करते हैं, क्योंकि आपके क्रिटिसिज्म आप पे भी कहते हैं कि आपने सबसे पहले ये जिक्र किया था हसन याजी के साथ अलीमा खान का बेटा मौजूद था। देखिए, 27 माह के बाद गिरफ्तार करना बजाते खुद जो है एक सवालिया निशान है। हमेशा फौजदारी केसेस में बारे सबूत जो होता है या प्रूफ का जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो हमेशा इस्तिगासे पे होता है। और फौजदारी केसेस में दुनिया भर के अदालतों में मामूली सा शक भी मुल्जिम की बरीयत के लिए काफ़ी होता है। अगर आपने 99% केस साबित किए, 1% शक है, तो 1% की बुनियाद पे वो बरी होगा। यहाँ आप 27 माह के बाद गिरफ्तार कर रहे हैं। पहले सवाल तो ये आएगा ना कि आपने 27 माह तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। exactly. और यही शक ही काफी है इस केस को मशकूक बनाने के लिए। फिर जो है एक बेटे का तो कहीं नाम ही नहीं था, वो बदनीयती तो आपने वहां से साबित कर दी जब एक बेगुनाह को आपने दर लिया। और तीसरी बात यह है कि ये इन्हीं शवाहिद पे और इन्हीं इल्जामात के तहत आपने बहुत सारे लोगों को छोड़ा हुआ है, सिरे से मुल्जिम नहीं बनाया है। तो कानून तो कहता है ना कि इक्वल ट्रीटमेंट होगी, आर्टिकल 4 कहता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, आर्टिकल 25 कहता है। तो लिहाजा ये तो नहीं हो सकता है ना कि फलां के लिए हम छोड़ते हैं, फलां के लिए हम लगाते हैं। तो ये बजाते खुद केसेस जो हैं अपनी इनहेरेंट वीकनेसेस का शिकार हैं। अब वक्ती तौर पे अदालतों से ये काम चला रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये मसला ये है कि 26वीं आईनी तरमीम ने क्विक डिस्पोजल ऑफ केसेस या अर्ली जस्टिस का जो कंसेप्ट है उसको डैमेज किया है। और जो सर दूसरा जो एक उनके दूसरे बेटे पे जो सर एक्विजिशन है कि उन्होंने रियासत मुखालिफ ट्विटर अकाउंट्स चलाए हैं, वो किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, ये इल्जाम है। अब इल्जाम के हवाले से शवाहिद आएंगे तो कोई बात कर सकेगा। क्या शवाहिद हैं, कौन से कनेक्शन हैं, ये नाम बताए गए हमें भी, लेकिन जब तक हम इनको देख न लें और अगर कोई शवाहिद हैं तो शेयर करें। ये महज इल्ज़ाम तराशी की बुनियाद पे तो कोई कायल नहीं हो सकता है। ठीक। और सर शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें आ रही हैं कि शायद वो बाहर आके पीटीआई को लीड करें। आप कुछ ऐसा देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि या आप समझते हैं कि उनकी क़यादत में बेहतरी आ सकती है? बेहतरी तो किसी की क़यादत में नहीं आ सकती है जब तक आप स्ट्रेटजी जो है वो दुरुस्त न करें। और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो तो बरियत के साथ ही बेचारे पे इतने शकूक खुद पीटीआई के लोगों ने डाले हुए हैं कि मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है कि पीटीआई जो हैं वो उनको कोई जिम्मेदारियां तफवीज़ करेगी। सर वैसे क्या वजह है इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी? क्या रीज़न है इतने डाउट्स? यहाँ जो भी ज़रा सा कोई क्रिटिसिज्म करे, कोई बात करे तो अपने ही लोगों पे शक करना शुरू कर देते हैं कि ये शायद कहीं
विकेट के दोनों साइडों पे खेल रहे हैं। अली वल्लापुर साहब भी ऐसे ही विक्टिमाइज्ड हुए, उन पे भी इसी तरह की बातें हुई। आप भी इसका विक्टिम है। करूँ ना, बड़े ही धड़ल्ले से और दावे से कहते हैं कि जी हमारी सोशल मीडिया ने जो है हमें कामयाबियों से नवाजा है। तो बेशक एक कामयाबी का तो मैं भी गवाह हूँ। पीटीआई की जितनी लीडरशिप है, आप उनके ट्विटर या एक्स अकाउंट पे जाएं ना, सब ने इनके डर से अकाउंट ही बंद किए होते हैं, क्योंकि गालियाँ देते हैं ये अपने लोग। और सारी पीटीआई की जो लीडरशिप है, कोई एक नाम कोई बता दें जो मीडिया ने जिसको गद्दार न बनाया हो, तो लिहाजा ये दाद तो देनी पड़ेगी। अब गद्दार लीडरशिप के साथ वर्कर का एतकाद किस तरह जो है वापस आएगा, क्यों वो इस लीडरशिप पे एतमाद करेंगे? यही वजह तो है ना कि वर्कर भी मायूस हो गए हैं। और क्योंकि आपके पुराने जो वर्कर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि शायद जो मौजूदा क़यादत है उसमें वो शायद सियासी बसीरत नहीं है, उस तरह की उनमें कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो तहरीक चला सकें, वो इमरान खान साहब की रिहाई करा सकें, वो एक पार्टी को तो मुनज़्ज़म कर नहीं सके। हालांकि ये हाई टाइम था, आपके स्टेक्स ज़्यादा थे, इस टाइम पार्टी का मुत्तहिद होना ज़्यादा ज़रूरी था। पार्टी के पास कुछ नहीं है। जो एक लीडरशिप नाम सामने नजर आ रही है ना, असल गलतियां जो हैं वो फैसला साजी में हैं। और फैसले जेल के वक्त अंदर जाते हुए खान के कानों में जिस तरह बातें डाली जाती हैं, गलतियां वहां से पैदा होती है। फैसले वहां गलत होते हैं और बदनीयतियों पे मबनी फैसले करवाए जाते हैं। ये अब लीडरशिप के बस में तो नहीं है ना, ये फैसले तो अडियाला से आ जाते हैं। और जिस तरीके से खान से सबसे बड़ी गद्दारी खान से यही तो हो रही है कि उनको सही फीडबैक नहीं दिया जा रहा है, सही रहनुमाई नहीं हो रही है, सही फैसले नहीं करवाए जा रहे हैं। जिस दिन अब तो क़यादत भी ये समझ रही है कि जी जिसकी लाठी उसकी बेंस वाली सरकार है, जिसकी खान तक रसाई है और कानों में बात डाल सकता है, वो जनाब अली फतवा ले आता है। ठीक, तो सर आपके पास क्या ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आप कहते हैं कि अगर मुझे ये सौंपा जाए तो मैं खान की रिहाई पॉसिबल कर सकता हूं? अब मेरे पास तो स्ट्रेटेजी यही है कि अगर खान ने अपने मसाइल से या पीटीआई ने अपने मसाइल से छुटकारा पाना है, तो सबसे पहले तो जो ये लोगों को मेरिट के बरअक्स मनासिब दिए गए हैं वो वापस लेने हैं। पार्टी में अहल लोगों को लाना होगा, बहुत सारे बेकार फालतू लोगों को उनके मनासिब से हटाना होगा, एक पर्ज कैरी आउट करना होगा। जो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं वो चौथी मखलूक है, यहाँ मनासिब पे बैठ गई है। तो लिहाजा पहले तो ये इन लोगों से जान छुड़ाना होगा। दूसरी बात ये है कि ये जो जिम्मेदारियां हैं एहतजाज की, उसको जो है हमने स्ट्रेटेजी बनानी है। इसके लिए स्ट्रेटेजी कभी नहीं बनी है। अभी आपको याद होगा 5 अगस्त को सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जी कि स्ट्रेटेजी हम देंगे, स्ट्रेटेजी 5 अगस्त गुजर गई, स्ट्रेटेजी नहीं दी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, खित्ते की हालिया और सफारती अस्करी सूरत हाल में भारत एक बार फिर अंदरूनी और बैरूनी महाजों पर नाकामियों से दो चार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा बयानात ने भारतीय बयानी को शदीद नुकसान पहुंचाया है। ट्रंप ने एक बार फिर एतराफ़ किया है कि पाक भारत जंग एटमी तसादुम में बदल सकती है और इस दौरान भारत के 7 त्यारे तबाह हुए, जिसे उन्होंने तजारत के दबाव के जरिए रुकवाने का दावा किया। अगरचे ट्रंप माजी में 5 और 6 त्यारों का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन इस बार उनके बयान ने भारत की अस्करी नाकामी को आलमी सतह पर मजीद नुमाया कर दिया। पाकिस्तान की फिजाइया की कामयाबी, खुसूसन चीन के तैयार करदा PL-15 मिसाइल के कामयाब इस्तेमाल ने न सिर्फ भारत की फिजाई बर्तरी के ख्वाब को चिकनाचूर किया, बल्कि अमेरिका को भी अपनी फिजाई सलाहियतों पर नजर सानी पर मजबूर किया। ये वो लम्हा था जिसने आलमी ताकतों को बावर कराया कि जनूबी एशिया में ताकत का तवाजुन पाकिस्तान के हक में झुक रहा है। भारत न सिर्फ अस्करी बल्कि सफारती महाज पर भी दफाई पोजीशन में खड़ा दिखाई देता है। अमेरिकी सदर की बारहा मुदाखलत के बयानात के बाद नई दिल्ली ने अपनी इमेज बचाने के लिए वॉशिंगटन में लॉबिंग फर्म्स की खिदमात हासिल कर ली है, जिस पर भारतीय सफारत खाना माहाना $75,000 अदा करेगा। ये इकदाम इस बात का वाज़ेह सबूत है कि भारत अपने पुराने इत्तेहादी अमेरिका के साथ ताल्लुकात में सर्द मोहरी महसूस कर रहा है। खुसूसन ट्रंप की जानिब से 50%
टैरिफ आयद करने के ऐलान के बाद भारतीय स्टॉक मार्केट में 7% की गिरावट इसी दबाव की गमाजी कर रही है। खित्ते में भी भारत की सफारती तन्हाई बढ़ रही है। ईरान, चाइना और टर्की तो पहले ही पाकिस्तान के करीब है। अब बांग्लादेश की पॉलिसियों में भी इस्लामाबाद के साथ हमआहंगी शुरू हो चुकी है, जो भारत के लिए एक और परेशानी का बायस है। आलमी मंजरनामे में भी तकसीम वाज़ेह होती जा रही है। हैरान कुन तौर पर ऑस्ट्रेलिया जैसे मोहतात मुल्क ने भी ईरान के सफीर को मुल्क बदर करके इसराइल मुखालिफ कैंप को पैगाम दिया है कि दुनिया अब दो धड़ों में तकसीम हो रही है। गजा में इसराइली बमबारी से रोजाना दर्जनों अफराद, जिनमें सहाफी भी शामिल है, शहीद हो रहे हैं। लेकिन सदर ट्रंप का कहना है कि जंग अगले 2 से 3 हफ्तों में खत्म हो जाएगी। यूं एक तरफ भारत खित्ते में अस्करी और सफारती नाकामियों का शिकार है, तो दूसरी जानिब फलस्तीन के मामले पर आलमी बरादरी तकसीम हो रही है। पाकिस्तान न सिर्फ खित्ते में अपनी अस्करी कामयाबियों के बायस नुमाया हुआ है, बल्कि OIC में फाल किरदार अदा करते हुए फलस्तीनी अवाम की आवाज भी बन रहा है। ये बदलता हुआ मंजरनामा मुस्तकबिल की बड़ी जोग्राफाई सियासी सफबंदी का इंदिया दे रहा है। आलमी मंजरनामे में होने वाली तब्दीलियों पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद है साबिक सफीर और साबिक सेक्रेटरी खारजा और चेयरमैन सनोबर इंस्टीट्यूट एजाज चौधरी साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं सुनो राउंड अप में। एजाज साहब, ट्रंप की जानिब से तकरीबन 30 से ज्यादा मरतबा ये कहा गया है कि पाक भारत जंग उन्होंने रुकवाई है। इसी तरह उन्होंने भारतीय त्यारे पहले 5 फिर 6 और अब गुज़श्ता दिन कहा है कि 7 त्यारे तबाह हुए। ये बयानात भारत की जहां अस्करी नाकामी है, वहीं सफारती सतह पर उनके लिए कितने एम्बैरेसिंग है? एम्बैरेसिंग तो है उनके लिए, और वो खुद भी कंफ्यूज हैं। उसकी वजह यह है कि ना सिर्फ वो हारे जंग में, लेकिन उससे ज्यादा जो बड़ा ब्लंडर उन्होंने किया वो ये था कि डोनाल्ड ट्रंप को पहले खुद रिक्वेस्ट की अमेरिका को कि आप इंटरफेयर करें, सीजफायर करें, और बाद में मुकर गए और उनको कहा कि आपका कोई रोल नहीं है। अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगर को 25-30 जितनी मरतबा भी उन्होंने कहा है, हिंदुस्तान ने हर बार ये कहा है कि कोई अमेरिका का कुछ किरदार नहीं है इसमें। तो आपने देखा कि बड़े नाराज हो गए हैं वो, और उसके बाद से हालात बदस्तूर खराब होते जा रहे हैं, और हिंदुस्तान जो है वो कंफ्यूज होकर, मैं समझता हूँ डेस्परेट होकर अब चीन की तरफ चला गया। हालांकि उनको इल्म है कि भाई चीन जो है वो तो एक स्ट्रेटेजिक पेयर कंपेटिटर है हिंदुस्तान का, लेकिन बहरहाल अब उनके पास ऑप्शंस जो हैं वो कम होती जा रही हैं हिंदुस्तान के पास, और उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा कि वो करें। हम पहले भी कहा करते थे कि वो जो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड वाला काम कर रहे थे ये, लेकिन वो चला नहीं है ज्यादा देर। अब उनके लिए मुश्किलात पैदा होती जा रही हैं। बहरहाल ये उनकी अपनी चॉइस थी, उनको एग्रेशन नहीं करनी चाहिए थी, जारहियत पाकिस्तान पे नहीं करनी चाहिए थी, ना सबूत था ना कुछ था, और उठा के पाकिस्तान में 31 जाने ले ली, और साथ में आप इतना यानी एक धौंस लगा रहे हैं। तो अब जो किया है उसका यानी खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। सर, शायद वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए थे और जिसके वो अब नताइज भुगत रहे हैं। सर, भारत की जानिब से अमेरिका में अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए लॉबिंग फर्म्स हायर की जा रही हैं, और बताया ये जा रहा है कि $75,000 पर मंथ खर्चा होगा। और आप क्या समझते हैं कि इस तरह की लॉबिंग फर्म्स को हायर करके क्या आप अपनी खोई हुई साख को बहाल कर सकते हैं? क्या आप ट्रंप के सामने मोदी का जो इमेज है उसको रिवाइव कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल। मैंने अपने वाशिंगटन में क़याम के दौरान, और 2 बार मैंने वहाँ पे पोस्टिंग की है, मैंने बारहा देखा है कि ये लॉबिंग फर्म्स जो हैं ये ताबे होती हैं जो जियो पॉलिटिक्स चल रही होती है। यानी अमेरिका अगर पाकिस्तान का किसी दौर में अगर दोस्त रहा है तो उस वक्त लॉबिंग फर्म्स भी बड़ी इफेक्टिव हो जाती हैं, और लेकिन अगर वो ना हो तो लॉबिंग फर्म्स कुछ नहीं कर सकती। अब हमने भी पढ़ा है कि $2,75,000 वो तकरीबन देंगे मुख्तलिफ लॉबिंग फर्म्स को हर महीने के हिसाब से। तो नेचुरली बहुत बड़ी रकम खर्च कर रहे हैं, लेकिन इस जियो पॉलिटिक्स का क्या करें जिसने अमेरिका को इस वक्त हिंदुस्तान के साथ जो है वो अलाइनमेंट नहीं उनको फील हो रही। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 25-30 साल से अमेरिका को ये महसूस हो रहा था कि हिंदुस्तान हमारा पार्टनर है, ये चीन के खिलाफ खड़ा होगा, एक काउंटरवेट बनेगा। लेकिन इस 4 रोज़ा जंग ने ये साबित किया
कि हिंदुस्तान वो काउंटर वेट साबित नहीं हुआ चीन के खिलाफ। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब और उनकी सारी टीम जो है, उनके यहाँ ये सवालात उठ गए हैं उनके जहनों में कि भाई क्या अमेरिका जो इतना इन्वेस्टमेंट करता रहा पिछले 20 साल हिंदुस्तान पे, क्या वो फायदेमंद भी हुई कि नहीं हुई। तो उन्होंने फिर ये अपनी ऑप्शंस एक्सप्लोर किए हैं, पाकिस्तान के साथ भी कर रहे हैं, चीन के साथ भी आपको पता है कर रहे हैं। देखते हैं कि आगे चलता, पर मैं नहीं समझता कि लॉबिंग फर्म अब हिंदुस्तान को दोबारा वो मुकाम दिलवा सकती हैं। सर, भारत तो जो सफ़र कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की सफारती महाज पर दिन ब दिन होने वाली कामयाबियां जहां भारत के लिए काफ़ी बेचैनी का बायस है, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के लिए भी एक ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि अमेरिका, चीन, ईरान, इन सबसे ताल्लुकात को कैसे बैलेंस करके चलना होगा? ये आपकी बात सही है कि मेरा ख्याल है 2015 के बाद इतनी अच्छी सफारतकारी पाकिस्तान ने नहीं की है। 2015 में थी, प्रेसिडेंट शी आए थे इस्लामाबाद और सीपैक शुरू हुआ, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर अमरीकी सदर से मिले, इंडियन वजीर खारजा आई, भारतीय वजीर खारजा आई और दोबारा पीस प्रोसेस शुरू हुआ और अफगानिस्तान के सदर भी आए और क्वाड्रिलेटरल डायलॉग शुरू की। तो 2015 तक तो बहुत अच्छा था वो साल। फिर उसके बाद खराब मामला रहा और अब इस दफा तो बहुत ही अच्छा हमारे ख्याल में सफारतकारी पाकिस्तान के लिए चल रही है। अब इसमें जो की एलिमेंट है वो जो आपने भी फरमाया, वो ये है कि क्या पाकिस्तान अमेरिका और चीन के साथ जो ताल्लुकात हैं उसके अंदर कोई किसी किस्म का की प्रोपोर्शनैलिटी रख सकेगा। देखिए, मैं तवाज़न या बैलेंस का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर, अच्छा, उसकी वजह है कि बैलेंस से शायद ये जहन में आता है कि बराबरी तो हो नहीं सकती, किसी भी ताल्लुकात में नहीं हो। चीन के साथ, चीन हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जिसने आज तक पाकिस्तान में कोई इंटरफेयर नहीं किया, पाकिस्तान का साथ दिया है, कड़े वक्त में साथ दिया है मई 2025 में। तो चीन के साथ तो नॉन नेगोशिएबल है हमारी जो दोस्ती है। लेकिन अमेरिका के साथ भी जरूरी है हमारी दोस्ती रखना, क्योंकि अमेरिका एक बड़ी ताकत है, पाकिस्तान के साथ रिश्ते हैं बहुत किस्म के। मैं कई ऐसे शोबों की निशानदेही कर सकता हूँ जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो आपने प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंट रखनी है उनके साथ ताल्लुकात। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जी आप ये नहीं रख सकते हैं और आप दो कश्तियों में मत सवार हों, एक कश्ती में चले जाएं। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि जनाब, पहले आप दोनों अफगान वॉर्स और उससे पहले कोल्ड वॉर में एक कश्ती में सवार हुए थे ना, देखा आपको कितना नुकसान हुआ। ऐसा बात ना करें। ताल्लुकात कश्ती में सवारी नहीं है, ताल्लुकात आपके दोनों मुल्कों के साथ होंगे। जिसके साथ ज्यादा हमारे कौमी मफाद का फायदा होगा उधर गहरे होंगे, जिस दूसरी तरफ अगर नहीं होगा तो कम गहरे होंगे। लेकिन रखेंगे तो ये टेस्ट है हमारा, मुझे यकीन है कि हम उस टेस्ट में पास होंगे, क्योंकि अभी तक तो हम अच्छा चल रहे हैं। बिल्कुल सर। और जहाँ तक अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें और जितनी अनप्रेडिक्टेबल उनकी नेचर है, उनकी पर्सनालिटी है, क्या वहाँ भी हमें थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि कहीं भी अगर कुछ ऐसे आता है और वो एकदम से उनकी पॉलिसी शिफ्ट होती है, कीपिंग इन माइंड बड़े अनप्रेडिक्टेबल डिसीजंस लेते हैं, एक्शंस लेते हैं, तो वहाँ हमें कितना केयरफुल होने की ज़रूरत है? देखिए, केयरफुल तो तमाम रिश्तों में होना पड़ता है ना। वो मेरा खलील जिब्रान ने कहा था ना कि रिश्ते जो है ना, वो खैर इंसानी रिश्तों में के बारे में कहा था, लेकिन बैनुल अक़वामी रिश्ते भी ऐसे ही हैं कि सर्दियों में आग से फासले की मानद है, ना तो इतना करीब जाएं कि झुलस जाएं, ना इतना दूर जाएं कि ठिठर जाएं। तो आपको ये इस तरीके से रखना है। ये इसमें कोई शक नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो अनप्रेडिक्टेबल हैं, वो अपने मफादात को ही हमेशा सिर्फ देखते हैं। तो पाकिस्तान ने सिर्फ ये देखना है कि भाई ये अमेरिका के साथ ताल्लुकात तो माजी में भी ट्रांजैक्शनल ही रहे हैं ना, ब्रॉड बेस तो नहीं रहे, ट्रांजैक्शनल रहे हैं। जब करीब आते थे तो किसी न किसी वजह से करीब आते थे, तो आप जब करीब आए हों तो उस वक्त उनसे फायदा उठाएं। ये नहीं कि आपने कोई अबदी दोस्ती कर ली। नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंडअप। वेलकम बैक टू सुनो राउंडअप। सर, बांग्लादेश की भी बात करेंगे कि उनके साथ जो इस वक्त पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो माजी में कभी भी ऐसे नहीं रहे। सबसे अहम ये है कि ताल्लुकात सिर्फ हुकूमती सतह पर नहीं बल्कि अवामी सतह पर भी हैं, और ये दौरा इस वजह से भी बड़ा इंपॉर्टेंट था कि 13 साल बाद ये सरकारी ऑफिशियल सफारती दौरा हुआ, लेकिन वहाँ पर फिर दोबारा से रियासती माफ़ी की जो वहाँ से डिमांड की गई, आप उसको कैसा देखते हैं? देखिए, बांग्लादेश में जो बुनियादी उनका सेंटिमेंट है ना, वो तो बहरहाल पाकिस्तान के साथ खैर सगाली का है। लेकिन हिंदुस्तान के प्रोपेगेंडे की वजह से और शेख हसीना
और उसकी पार्टी अवामी लीग के प्रोपेगेंडा की वजह से ये सवाल बार बार उठता है वहां पे। ये सवाल उठाया जाता है बार बार जानबूझ के, हालांकि उनको पता है इस बात का कि पाकिस्तान ने 2002 में जनरल मुशर्रफ ने रिग्रेट किया, उससे पहले 1998 में नवाज शरीफ साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर किया, उससे पहले 1974 में बाकायदा एग्रीमेंट हुआ जिसमें लिखा हुआ है कि लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, यानी खत्म हो गया था मामला। ये उठाती है, ये जो लॉबी है हिंदुस्तान की और शेख हसीना की, और शेख हसीना ने पिछले 15 साल में इतनी ज्यादा पाकिस्तान के बारे में नफरत कूट कर भरने की कोशिश की। मैं खुद उस दौर में बांग्लादेश गया, मैंने देखा कि वहां के लोग कितनी घुटन महसूस करते हैं कि हिंदुस्तान को इतनी ज्यादा वहां पे जगह दी, तो ये रिएक्शन तो होना ही होना था। लेकिन जो मेजॉरिटी है, जो अक्सरियत है बंगालियों की, वो बड़े आजाद मंश लोग हैं, वो पाकिस्तान के साथ रखना चाहते हैं। और अब एक बहुत बड़ी कदर मुश्तरक दोनों मुल्कों के दरमियान पैदा हुई जो माजी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो क्या है कदर मुश्तरक? वो ये है कि पाकिस्तान जिस तरह हिंदुस्तान का सताया हुआ है, बांग्लादेश भी अब हिंदुस्तान का बिल्कुल वो भी ये दोनों मुल्क आजादी चाहते हैं, ये दोनों मुल्क उस धौंस में नहीं रहना चाहते हैं। तो चनाचे मुझे लगता है कि शुरू में अगर आप इक्तिसादी और सकाफती ताल्लुकात की मजबूत बुनियाद बना दें तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो सियासी मामलात हैं जिसपे मुतनाज़ा है ये भी हल होंगे, और दोनों मुल्क जो है खित्ते के लिए भी जो एक सार्क या मुतबादल कोई चीज बना सकेंगे। और अच्छे सफारती लेवल पे सर इकोनॉमी के हिसाब से भी अगर हम देखें बड़े अच्छे मुआहदे और मामलात तय पा सकते हैं जो दोनों ममालिक के लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। सर क्या ये पॉसिबल है कि पाकिस्तान अपने मौजूदा कामयाब सफारती महाज के पेश नज़र चाइना, ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, टर्की समेत दीगर अहम ममालिक के साथ मिलकर आलमी सतह पर भारत के खिलाफ मुकदमा लेकर जाए, जिसमें सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी समेत अगर हम भारत के अंदर जो अकलियतों के खुसूसन मुसलमानों और सिखों के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं उसको उजागर करें, और जो प्रॉक्सी वॉर्स लड़ रहा है मुख्तलिफ मुल्कों में और पीस को खराब करने की कोशिश कर रहा है, उस पर उसके खिलाफ मुकदमा लड़ा जाए? बिल्कुल, ये ना सिर्फ ये किया जाना चाहिए बल्कि ये इस वक्त से ज्यादा बेहतर फिजा भी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान ने अपनी गलतियों की वजह से अमेरिका को और दूसरे बहुत सारे ममालिक को खफा कर दिया है, खित्ते के तमाम ममालिक को खफा कर दिया है, और हिंदुस्तान का चेहरा भी आश्कार होता जा रहा है कि ये इसने एक स्मोक स्क्रीन बनाई थी टेररिज्म की, और उसके दर पे ये खुद टेररिज्म कर रहा है। यानी कनाडा में, अमेरिका में, पाकिस्तान में जासूसी करता है, कतर में, ऑस्ट्रेलिया में, ये सारी चीजें अब डॉक्यूमेंटेड है। और ये भी पता है कि मैंने खुद अपनी एक किताब अभी लिखी है, वो अगले महीने शाया हो रही है, उसमें मैंने तहकीक की है कि किस तरह जितने दहशतगर्दी का इल्ज़ाम इन्होंने पाकिस्तान पे लगाया था, तकरीबन 70% ऐसे केसेस थे जो हिंदुस्तान के अंदर से उनके दाखिली अनासर शामिल थे उसमें, जबकि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया। अब वो पता तो चलता था 13-14 साल पहले बाद, लेकिन वो नैरेटिव बन गया होता था पाकिस्तान के खिलाफ। तो चुनाचे अब हमारा फर्ज है कि हम अब आवाज उठाएं, किताबें लिखें, वहां जाके अपना मीडिया का बड़ा किरदार है, ये भी उसमें दुनिया को बताए, थिंक टैंक्स का बड़ा किरदार है। तो हमें आवाज भी उठानी चाहिए, हिंदुस्तान का असल चेहरा भी दिखाना चाहिए। और ये जो पानियों की उन्होंने शुरू की है, पानी की आबी जारियत, तो आपको पता है कि जितने लोअर राइपेरियंस हैं दुनिया में, उन सब के साथ जाके आप बात करेंगे, उनको रेजोनेट करेगी, क्योंकि वो भी नहीं चाहते हैं कि उनके अपने अपने इलाकों में इस किस्म का काम हो कि अपर राइपेरियन इस किस्म की धौंस लगाएं जिस तरह की हिंदुस्तान लगाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस बैटल ऑफ नैरेटिव्स में बहुत जरूरत है कि हम बड़ी तेजी से काम करें और मौसर अंदाज में काम। सर गजा की भी बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ऐलान किया है कि गजा जंग 2 से 3 हफ्तों में अंजाम को पहुंच जाएगी और वो इस पर काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि ट्रंप नेतन्याहू जैसे फाशिस्ट को कायल करने में कामयाब हो पाएंगे? नेतन्याहू साहब जो हैं वो जो कर रहे हैं, सच्ची बात है कि हर दिल जो है वो गमगीन है, हर आंख अश्कबार है। लेकिन ये इतना अजीब सी हुकूमत आई है कि इसने हलाकू खान और चंगेज खान के जुल्मों की याद दिला दी है। और ये अमेरिका और यूरोप की चंद हुकूमतों ने उनका बहुत साथ दिया है, काफी देर साथ दिया है, जबकि अमेरिका के अंदर जो आवाम है और जो यूरोप के अंदर जो आवाम है वो बहरहाल सड़कों पे निकलती रही है और अपनी हुकूमतों को शर्मिंदा करती रही है। अरब और मुसलमान दुनिया जो है अलबत्ता इस कदर ज्यादा नहीं बोली है जिस तरह मैं समझता हूँ करना चाहिए था।
अब वो मिले हैं जद्दा में, उन्होंने ठीक है कंडेम किया है इसराइल के जो ग्रेटर इसराइल का जो प्लान अभी नेतन्याहू साहब ने अनाउंस किया है उसको बड़ी तेजी से बड़ी जोरदार तरीके से मुस्तरद तो किया है, लेकिन कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे उनके खिलाफ। इसराइल के साथ हर किस्म के ताल्लुकात खत्म करने पड़ेंगे, सफारत खाने जिन्होंने बनाए वो भी खत्म करें। नेतन्याहू साहब इस वक्त वॉर क्रिमिनल हैं और वो इसीलिए जंग जारी रखे हुए हैं क्योंकि अदरवाइज उनके अपने मुल्क के अंदर जो है वो पकड़े जाएंगे बिल्कुल। तो अब मेरा ख्याल है उन्होंने अपने जवाल की जो इब्तिदा है वो कर दी है ये ग्रेटर इसराइल का प्लान अनाउंस करके, क्योंकि इससे तो सारे मुल्क जो हैं जिनको वो अब उनकी अपनी जद में लाना चाहते हैं वो सारे अब उसके खिलाफ होंगे। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि मैं करवा दूंगा, जंग बंद करवा दूंगा, यकीनन करवा सकता है अमेरिका, क्यों नहीं करवा सकता। अगर अमेरिका की इमदाद बंद हो जाए तो इसराइल तो 4 दिन नहीं चला सकेगा अपने आप को। तो ये अमेरिका के हाथ में। क्या डोनाल्ड ट्रंप सारी कांग्रेस को मुतफिक कर सकेंगे, अमेरिका में जूश लॉबी को ओवर पार कर सकेंगे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कर दें तो ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन सर जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क जो अमूमी तौर पर कभी किसी मुतनाज़ मामलात में नजर नहीं आता, उसने ईरानी सफीर को मुल्क बदर कर दिया है ये कह करके ये यहूदियों के कातिल है। क्या ये बाकायदा इसराइल के हक और मुखालिफ में जो आलमी धरेबंदी का आगाज नहीं है? क्योंकि कल ही इसराइल ने धमकी लगाई थी कि यूरोप और दीगर ममालिक को इसराइल और हमास में से चूज करना पड़ेगा। जी 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 बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वो देखे ना, ये अजीब सा आर्गुमेंट है उनका कि चूंकि आज से 2-2.5 साल पहले हमास ने रिएक्शन किया, क्योंकि उनको आपने जेल में बंद किया हुआ एक किस्म का, पूरे गजा को जेल बनाया हुआ था, तो इसलिए अब इजराइल हर जुल्म कर सकता है इन दी नेम ऑफ राइट टू सेल्फ डिफेंस। अब ये नहीं चल रहा। मैं अभी आर्टिकल पढ़ रहा था, टॉम फ्रीडमैन रेगुलर लिखते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में, पूरी दुनिया में कॉलम जाता है उनका, तो वो कह रहे थे कि इजराइल जो है एक पराया स्टेट बनती जा रही है। यानी ठीक है वो उन्होंने जो इजरायलियों को मारा उसके जवाब में आपने उनकी तमाम लीडरशिप खत्म कर दी, लेकिन अब आप इस हद तक आगे चलते जा रहे हैं कि अस्पतालों के ऊपर बॉम्बिंग करें। अस्पताल के ऊपर भी आपने बॉम्बिंग की है, तो उसकी वजह से अब पूरी दुनिया में इसराइल का जो चेहरा है वो बड़ी मस्ख हो गया है। और इस तरह के जो ममालिक है, इवन ऑस्ट्रेलिया और स्पेन और इस तरह के ममालिक भी अब सोच रहे हैं कि ये किस किस्म का की लीडरशिप है वहां पे जो इसराइल को पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी। तो इस वजह से दबाव तो बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। चेबर इंस्टीट्यूट और साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।